हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नई हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 780। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नई हवाई रास्ते उड़ान स्कीम के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मिली मंजूरी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की योजना। उड़ान स्कीम का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिल एरिया और अनछुए क्षेत्रों तक पहुंचना है। कोरोना महामारी के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 नए हवाई मार्गों का मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूसी नौसेना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 28 से 29 जुलाई 2021 तक 12वें सैन्य अभ्यास इंद्र नौसेना का आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया। यह एक द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2023। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह जिसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह से परिवर्तन को मापना है, को 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा गैलरी ने कहा है कि भारतीय कलाकृतियां कुछ ही महीनों में लौटा दी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 कलाकृतियां आर्टवर्क्स लौटाने का फैसला लिया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख की मदद की है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सो गाइस, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में 10 से 13 मार्च 2022 को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को केवड़िया में इस आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNSC की अध्यक्षता किसे मिली है? जापान, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाल ही में UNSC की अध्यक्षता भारत को मिली है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में देश भर के कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 परिवारों को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसमें शामिल परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। अभी तक 10 करोड़ परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है।
नवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जयपुर 1 अगस्त भाषा, राजस्थान सरकार प्रदेश में वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल्दी नई वन नीति लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन आपदाओं से बचाव के लिए वनों का विस्तार जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और चीन ने कहा नई हॉटलाइन स्थापित की है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नॉर्थ सिक्किम में कोगराला पर भारत चीन के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई है। यह हॉटलाइन तिब्बती ऑटोनोमस रीजन में खागवजोक में स्थापित किए गए हैं। 1 अगस्त को चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी डे के दिन यह हॉटलाइन स्थापित की गई है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारदौली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल के सरदार बनने की कहानी बारडोली सत्याग्रह से जुड़ी है। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 12वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सितंबर 1920, कलकत्ता। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1930, तुर्की। अगला क्वेश्चन, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1929 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अप्रैल 1947 में अस्तित्व में आया। इसे औद्योगिक विवादों को रोकने तथा उनका निपटान करने के लिए प्रावधान बनाने और श्रमिकों के लिए कुछ सुरक्षा उपायों को उपलब्ध कराने के लिए अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली मूसा लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अली मुसलियार जन्म एरिक कुंडन पलाटू मलयल अली 1861-1922 मालाबार विद्रोह के एक नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानवीय, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ सूखा जो है ये एक प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सूखा या जलाभाव की स्थिति को सूचित करता है। अनावृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण भूमि की सतह पर तथा सतह के नीचे जल का अभाव हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वह स्थिति है जब वर्षा सामान्य से केवल 75% हो, जिसमें वर्षा सामान्य से 50% कम हो, तब यह भयंकर सुखाड़ की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाले तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। 18वां क्वेश्चन है गाइस, बाढ़ क्या है?
सो गाइस, बाढ़ जो है ये एक प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत विश्व का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। बांध टूटना, जल तरंगों की गति बढ़ना, मानसून की अधिकतम आदि। भौतिक हानि, इमारतों व घरों का जलमग्न होना, जन स्वास्थ्य को नुकसान, बाढ़ से बीमारी फैलने का खतरा, फसलों और खाद्यान्न पूर्ति पर प्रभाव, इसके कुछ बुरे पहलू हैं। अगला क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किनको होती है? फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मृदा में जल धारण करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है, लेकिन मृदा अपरदन के कारण बाढ़ के मौसम में प्राकृतिक वनस्पतियों को धारण करने की प्रतिधारण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान अधिक होता है। संपत्ति का विघटन, बाढ़ से प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की संपत्ति का नुकसान होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि सुखाड़ क्या होता है? कृषि सुखाड़ के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, कल के पेपर में ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, सुखाड़ के बारे में। तो देख लीजिए आप लोग, कृषि सुखाड़ क्या होता है? जल के अभाव में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बाढ़ के कारण जहां हर वर्ष हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, वहीं सिंचाई सुविधा के अभाव हजारों हेक्टेयर फसल पर सुखाड़ का प्रभाव पड़ता है। गत वर्ष सुखाड़ के कारण रबी की फसल अनुदान मद में 11 करोड़ राशि की मांग विभाग से की गई थी, परंतु महज 3 करोड़ का आवंटन मिला। 21वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर, खनिज। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नगर। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनवरीकरणीय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लौह अयस्क व्याख्या, लौह अयस्क खनिज के रूप में प्राप्त होता है तथा किसी भी खनिज को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः लौह अयस्क को अनवरीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत माना गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवीकरणीय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित करती है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खनिज तेल। 25वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन में वे सारी ऊर्जा शामिल होती हैं जो कि प्रदूषण कारक नहीं हो तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में, इन दोनों क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय गणतंत्र में हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है जो देश की जनसंख्या का 14.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.2 करोड़। 27वां क्वेश्चन है गाइस, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एस. पाणिक्कर थे। 28वां क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9।
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8। भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र रहेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दिसंबर 1949 में निजाम हैदराबाद ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें कहा गया है कि भारत का बनने वाला संविधान ही हैदराबाद का संविधान होगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य नियमित तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। यह वह दिन है जब भारत में संविधान लागू किया गया था। उसके बाद भी मीर उस्मान अली खान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष मुख्य कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थी? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100 देशों में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत केवल 56 देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। 32वां क्वेश्चन, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? लोकतांत्रिक शासन का, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है गाइस, लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकतंत्र शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन, संस्कृत में लोक जनता तथा तंत्र शासन या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत हम दूसरे समूह और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण बनाती है। 35वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का आर्थिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित प्रतीत होती है, जो यातायात में प्रगति के आधार पर समझी जा सकती है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व महाजनपदों में विशेष रूप से चिन्हित सिक्कों को ढालना आरंभ कर दिया गया। इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नगरीय विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। 300 ईस्वी पूर्व से मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण और सैन्य सुरक्षा ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ व्यापार एवं वाणिज्य से सामान्य आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार गुना, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नियोजन को दिया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 80 के दशक के मध्य से भारत ने अपने बाजार को धीरे धीरे खोलना आरंभ किया और आर्थिक उदारवाद के मार्ग पर चल निकला। 1991 ईस्वी के पश्चात और भी अधिक मूलभूत आर्थिक सुधार हुए। 2000 के बाद आर्थिक सुधारों को और गति दी गई और अब भारत मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में बहुत आगे निकल गया है। 39वां क्वेश्चन है गाइस, आर्थिक विकास की माप करने के उचित सूचकांक हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रति व्यक्ति। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि को आर्थिक विकास का सबसे उचित सूचक मानना चाहिए। ये अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस मायर तथा वाल्डविन। प्रोफेसर कुजनेटस ने
इस विधि को आर्थिक विकास के माप का आधार स्वीकार किया है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उद्योग। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।